जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो डॉक्टरानो वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीट कोर्स की डिस्कशन कर रहे हैं एंड दैट इज़ केमिस्ट्री पोर्शन। फर्स्ट एमसीक्यूज़ आप लोग के पास है कि अगर आप लोग के पास 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 0.9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म NH3, तो आप लोग को रिएक्शन गिवन है कि N2 प्लस आप लोग के पास 3H2 ये कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में। आप लोगों से कहा गया है कि 0.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 0.9 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ, 0.9 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ टू प्रोड्यूस NH3। व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट? तो डॉक्टर अनु, जब भी आप लोग को थ्योरेटिकल यील्ड, जब भी आप लोग को थ्योरेटिकल यील्ड के क्वेश्चन गिवन हो, जब भी आप लोग को थ्योरेटिकल यील्ड की क्वेश्चन गिवन हो, तो यील्ड ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होगा किस चीज़ को, लिमिटिंग रिएक्टेंट को। तो करना क्या होगा आप लोगों ने, इसके लिए आप लोगों ने एक्स पुट कर देना है, इसके लिए आप लोगों ने एक्स पुट कर देना है, लेकिन इसके आगे 3 है तो 3x, इसके लिए आप लोगों ने x पुट कर देना है, तो आगे 2 है तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इस x को फाइंड कर लें। तो यहाँ पे मोल गिवन है, सो इन दिस केस द x विल बी x ऑफ N2। N2 आप लोग के पास होगा गिवन मोल, कितने गिवन मोल है, 0.4 डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक मोल। स्टाइक्योमेट्रिक मोल्स मींस मोल्स ऑफ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। तो कितने हैं आप लोग के पास, दैट इज़ 1। सो 0.4 डिवाइडेड बाई 1 से आ जाएगा 0.4। अगर मैं XH2 के फाइंड करता हूं, सो गिवन मोल 0.9 है डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक मोल 3 है, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 0.3। अब कहने का मतलब ये कि कम वैल्यू किसके लिए आ रही है, हाइड्रोजन के लिए आ रही है। तो इट मींस हाइड्रोजन आप लोग के पास क्या है, दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा ना, इसकी वैल्यू को आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो 2 × 0.3 विच विल बिकम इक्वल टू 0.6। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के पास करेक्ट है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल? तो मेरे प्यारे से डॉक्टरानो एक पॉइंट याद रख लें कि जो नंबर ऑफ सब शेल होते हैं ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ शेल के। तो फर्स्ट शेल में आप लोग के पास एक सब शेल होता है जिसको हम नाम देते हैं 1s का। सेकंड शेल में आप लोग के पास 2 सब शेल होते हैं जिसको हम नाम देते हैं 2s का एंड 2p का। थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं जिसको हम 3s, 3p और 3d का जो है वो नाम देते हैं। फोर्थ सब शेल में आप लोग के पास 4 सब शेल होते हैं, 4s, 4d, 4p, आप लोग के पास 4d और यहाँ पे क्या आ जाता है 4f। तो अगर मेरे प्यारे से डॉक्टरानो मैं देखूँ तो s स्टार्ट हो रहा है किस चीज़ से, 1 से, p स्टार्ट हो रहा है 2 से, d स्टार्ट हो रहा है 3 से, f स्टार्ट हो रहा है 4 से। तो इट मीन्स 1p आप लोग के पास पॉसिबल नहीं होगा, 2d आप लोग के पास पॉसिबल नहीं होगा, 3f आप लोग के पास पॉसिबल नहीं होगा। तो विच वन इज़ नॉट पॉसिबल? ऑल ऑफ देम आर नॉट पॉसिबल। 71 एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। तो एनर्जी के लिए जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू -1312.36, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इनफाइनाइट एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इन इनफाइनाइट ऑर्बिट। तो आप लोग के पास क्या आ जाता है, z डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करूँ, ये z या z स्क्वायर है लेकिन इस पे कोई फोकस ना करें, इस पे फोकस करें। इनफाइनाइट ऑर्बिट है तो इनफाइनाइट ऑर्बिट के लिए मैं क्या पुट करूँगा, इन्फिनिटी। तो समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट, energy of electron in infinite orbit of hydrogen, that is equal to what, 0. Quantum number value for 3py, ये MCQs इंपॉर्टेंट है, नम्स में भी आया था। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर n की वैल्यू गिवन है, दैट इज l की वैल्यू आप लोग को पता होनी चाहिए, m की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो l की जो वैल्यू है ये बराबर होती है n-1 के, m की जो वैल्यू है ये आप लोग के पास बराबर होती है +- l की जो है वो बराबर होती है। s +1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 2 - 1, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 हो जाएगी। सो दिस विल बिकम इक्वल टू, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बिकम इक्वल टू +-1। इट मीन्स आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू +-, आप लोग ने स्टार्ट लेना है कहाँ से, दिस इज आप लोगों ने स्टार्ट लेना है
कहाँ से स्टार्ट लेना है, दैट इज -1 इंटू 0 और यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो अगर मैं देखूँ तो 2py के लिए मुझसे मांगा जा रहा है, तो m इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1। ये तो पॉसिबल है, लेकिन करेक्ट कौन सा है, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0, तो दिस वन इज करेक्ट। देखिए ये जो m की वैल्यू है ना, ये -1 आप लोग के पास क्या होती है, दिस इज इक्वल फॉर px, y के लिए क्या होती है, दैट इज 0 एंड z के लिए क्या होती है, दैट इज pz। तो अगर आप लोगों से px मांगा जाता तो दिस विल बिकम -1, py मांगा जाता तो आप लोग के पास 0, pz मांगा जाता तो आप लोग के पास क्या आता +1, तो py मांगा जा रहा है तो 0 आप लोग के पास क्या है, दैट इज डॉक्टर आनो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs आप लोग के पास क्या गिवन है, अगर आप लोग देखें, सो टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज, सो टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की एनर्जी क्या होती है, दैट इज नेगेटिव, -1312.36 इंटू z² डिवाइडेड बाई n²। नेक्स्ट MCQs आप लोग के पास, एट सेम टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 एंड हाइड्रोजन, एवरेज की बात की जा रही है। तो अगर मेरे प्यारे से डॉक्टर आनो मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास पे भी और डिपेंड करता है वेलोसिटी पे भी। तो अगर मैं मास के लिहाज से देखूं तो ऑक्सीजन की क्या होगी, ज़्यादा। अगर मैं वेलोसिटी की लिहाज से देखूं तो हाइड्रोजन की क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन आप लोगों से एवरेज मांगा जा रहा है, तो एवरेज सेम टेम्परेचर पे दोनों की क्या होगी आप लोग के पास बराबर, क्योंकि ऑक्सीजन का मास ज़्यादा होगा लेकिन इसकी वेलोसिटी कम होगी, हाइड्रोजन का मास कम होगा लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो सेम टेम्परेचर पे दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो ऑलमोस्ट आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज सेम। सो एट सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम ना होता तब वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा, एट सेम टेम्परेचर आप लोग के पास एवरेज काइनेटिक, एवरेज भी अगर ना होता काइनेटिक एनर्जी होता तो आप लोग के पास हाइड्रोजन की क्या होती, ज़्यादा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर आइडियल, तो प्लीज़ हो गो डॉक्टर आनो आप लोग के पास आइडियल गैसेस कौन कौन सी होती हैं। सो आइडियल गैसेस आप लोग के पास जो नॉन पोलर होती हैं, नॉन पोलर गैसेस ये आप लोग के पास मोर आइडियल होती हैं, किस चीज़ से, दैट इज आइडियल गैसेस से। जो नॉन पोलर होंगी वो मोर आइडियल होंगी, किस चीज़ से, दैट इज आइडियल गैसेस से। जो नॉन पोलर में आप लोग के पास स्मॉल इन साइज होंगी, स्मॉल इन साइज, तो स्मॉल इन साइज आप लोग के पास जो होंगी वो मोर आइडियल होंगी। स्मॉल इन साइज के साथ जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी आप लोग के पास, वीक, तो वीक IMF, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये क्या होंगी आप लोग के पास आइडियल होंगी। जिनका आप लोग के पास क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सो ये आप लोग के पास क्या होंगी, मोर आइडियल होंगी। तो ये सारे के सारे हैं तो नॉन पोलर। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर आइडियल, हीलियम इज मोर आइडियल देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मोर आइडियल देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर आइडियल देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का साइज सबसे बिगर है, तो साइज का आप लोग को पता कैसे चलेगा कि साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एटॉमिसिटी। किसी भी एटम का जो साइज होता है या मॉलिक्यूल का जो साइज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एटम नहीं मॉलिक्यूल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिसिटी के। जितने नंबर ऑफ एटम ज़्यादा उतना साइज क्या होगा, ज़्यादा। सो कौन सा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन। 76, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस, तो पहले T था, टेम्परेचर था T, अब टेम्परेचर हो गया 4T। पहले प्रेशर था P, अब प्रेशर हो गया 4P। तो आप लोगों से पूछा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो टेम्परेचर बिकम 4T एंड प्रेशर बिकम 4P। तो 4 और 4 कैंसिल, इट मीन्स वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सो वॉल्यूम रिमेन सेम। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग के पास आएगा, इब्राहिम, डेल्टा ऑप्शन जो है वो आएगा। ओके, अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक गैस को हम हीट कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आप लोग के पास क्या चेंज नहीं होगी। तो हमने अभी ये पॉइंट डिस्कस कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस पॉसिबल ही नहीं है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मास तो इंक्रीज नहीं होता, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज का मतलब क्या कि आप लोग के पास मास इंक्रीज होगा, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर की। सो कांस्टेंट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस रिमेन अनअल्टर्ड।
78 में द मेल्टिंग ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर एट हाई प्रेशर। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, दैट इज़ लिक्विड में। तो हगो डॉक्टरानो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आप लोग के पास क्या होती हैं, ज़्यादा, और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आप लोग के पास क्या होती हैं, कम होती हैं। सो जब भी आप लोगों ने स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कन्वर्ट करना होगा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में, तो इस केस में आप लोगों ने क्या करना है, दैट इज़ अ सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। तो जब भी आप लोगों ने स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कन्वर्ट करना होगा किस चीज़ में, दैट इज़ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में, तो इसके लिए आप लोगों ने टेम्परेचर को क्या करना होगा, टेम्परेचर को आप लोगों ने ख्वागो डॉक्टरानो इंक्रीज करना होगा। वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर व्हेन एवर वी आर कन्वर्टिंग स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर आप लोग आइस का देखें, आइस को यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, तो ख्वागो डॉक्टरानो इस पॉइंट को याद रखें कि आइस और वाटर की सरफेस पे क्या करती है, दैट इज़ फ्लोट करती है। तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। सो जब हमने आइस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, सो इस दौरान हमने प्रेशर को भी क्या करना होगा, दैट इज़ ज़्यादा करना होगा। प्रेशर को भी हमने क्या करना होगा, दैट इज़ ज़्यादा करना होगा। सो चूंकि वो आइस का वॉल्यूम क्या है, दैट इज़ ज़्यादा, लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, कम। तो मेल्टिंग में तो आइस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, तो इट मीन्स हमने प्रेशर को क्या करना होगा, दैट इज़ ज़्यादा, और टेम्परेचर को भी क्या करना होगा, ज़्यादा। 79 में अ गिवन रिएक्शन आप लोग के पास Kc की वैल्यू गिवन है। सपोज आप लोग के पास एक रिएक्शन गिवन है H2 प्लस I2, ये गैसियस स्टेट में है, कन्वर्ट होते हैं 2HI में। अब आप लोग के पास मेरे प्यारे से डॉक्टरानो, आप लोग के पास ये 2HI जो है, इसके लिए Kc की वैल्यू गिवन है, दैट इज 16। ओके जी, व्हाट विल बी द Kc फॉर दिस रिएक्शन। तो एक तो आप लोग के पास ये रिएक्शन उल्टा हो गया है, एक ये रिएक्शन आप लोग के पास क्या हो गया है, दैट इज चेंज हो गया है, उल्टा हो गया है। सो सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है कि जब इस रिएक्शन को हमने रिवर्स बना दिया, मींस प्रोडक्ट बिकम रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बिकम प्रोडक्ट, तो Kc की जो वैल्यू होगी ना, वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी व्हेनेवर वी आर कन्वर्टिंग, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में, मींस रिएक्शन को उल्टा कर लेते हैं, तो Kc की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1/2 है। इट मींस इस रिएक्शन को हम 1/2 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो जिस भी वैल्यू को आप 1/2 पे डिवाइड करेंगे, इसको आप किसी भी नंबर पे डिवाइड करेंगे, इसको आप लोग लेकर जाएंगे किस चीज़ में, दैट इज़ अ पावर में। तो 1/16, 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ इंटू 1/2। बात की समझ आ रही है? तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो इससे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 2 विच विल बिकम इक्वल टू व्हाट, 4। तो 1/4 है, बिल्कुल जी, चार्ली ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs असॉल्ट हैविंग ग्रेटर Kp वैल्यू। तो प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखें कि Kp की हमारे पास 3 एप्लीकेशन होती हैं। एक हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ नेचर ऑफ सोल्यूशन। नेचर ऑफ सोल्यूशन के सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, तो इसके लिए हमें Ksp और K आयनिक दोनों चाहिए होती हैं। तो अगर आप लोग के पास Ksp बराबर है K आयनिक के, सो इन दिस केस सोल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड आप लोग के पास क्या होगा, नो PPT इज फॉर्म्ड। अगर आप लोग के पास Ksp इज ग्रेटर है किस चीज़ से, K आयनिक से, सो इन दिस केस सोल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड नो PPT इज फॉर्म्ड। आप लोग के पास कोई भी PPT जो है वो नहीं बनेगी। और अगर आप लोग के पास Ksp कम है, K आयनिक आप लोग के पास क्या है, दैट इज ज़्यादा, सो सोल्यूशन क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड आप लोग के पास PPT क्या होंगी, दैट इज़ अ विल फॉर्म्ड। तो एक एप्लीकेशन तो ये होता है। दूसरा एप्लीकेशन मैंने खूबसूरत से डॉक्टरानो आप लोग के पास क्या आता है, दैट इज़ सॉलेबिलिटी का। तो सॉलेबिलिटी और Ksp में कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो Ksp या सॉलेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ksp। और थर्ड एप्लीकेशन आप लोग के पास क्या आता है, बुक में नहीं है लेकिन याद रख लें, दैट इज सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन, सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, selective precipitation. तो a salt having greater Ksp value will be more soluble, will be what,
विल बी मोर सॉलेबल। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है? अल्फा ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग के पास KSP ऑफ AgCl इज 10⁻⁵। तो आप लोगों से पूछा गया है द KSP ऑफ AgCl। KSP आप लोगों से मांगा जा रहा है, सॉलेबिलिटी AgCl की गिवन है 10⁻⁵। तो प्लीज़ डॉक्टरानो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि अगर तो हमसे KSP और सॉलेबिलिटी का रिलेशन मांगा जाए तो आप लोगों ने साल्ट के रेशो को देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो साल्ट कौन से रेशो का है? 1:1 का। तो अगर साल्ट 1:1 का है तो KSP को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? सॉलेबिलिटी का स्क्वायर। अगर साल्ट 1:2 का है तो KSP को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 4s³। अगर साल्ट 1:3 है तो KSP को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? दैट इज 27s⁴। तो इन पॉइंट्स को प्लीज याद रखना है। अब अगर मैं AgCl को देखूं तो AgCl इज मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो दिस इज 1:1। AgCl आप लोग के पास क्या है? दैट इज 1:1 है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं सो 1:1 KSP मांगी जा रही है, सॉलेबिलिटी गिवन है, सो 10⁻⁵2। सो पावर के ऊपर जब पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, सो 10 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा? -10। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल जी, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। 82 नंबर MCQs। इफ साल्ट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन एसिड कंसंट्रेशन, तो हमारे पास बफर सोल्यूशन में एक इक्वेशन होती है pH दैट इज इक्वल टू pKa प्लस आप लोग के पास लॉग आप लोग के पास क्या आता है? प्लस लॉग आप लोग के पास क्या आता है? लॉग आप लोग के पास कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय आप लोग के पास कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। या अगर हमने इसको POH के लिए लिखना है सो दिस विल बिकम इक्वल टू pKb प्लस आप लोग के पास लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बेस। अब आप लोगों से पूछा गया इफ साल्ट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर, तो ये वैल्यू ग्रेटर, ये वैल्यू कम। तो ग्रेटर डिवाइडेड बाई कम, ज्यादा डिवाइडेड बाई कम, कुछ ज्यादा वैल्यू आएगी, उस ज्यादा वैल्यू को आप लोगों ने pKa में ऐड करना है। जब उस ज्यादा वैल्यू को आप pKa में ऐड करेंगे तो तब जाके ये बराबर होगा pH के। तो इट मींस pH इज ग्रेटर देन pKa। मैं रिवाइज करा देता हूं, साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इट मींस ज्यादा डिवाइडेड बाई कम, तो कुछ ज्यादा वैल्यू आएगी, इस ज्यादा वैल्यू को आप लोगों ने pKa में क्या करना है? दैट इज डिवाइड pKa में क्या करना है? ऐड करना है। सो इस ज्यादा वैल्यू को जब मैं pKa में ऐड करूंगा सो दिस विल बिकम इक्वल टू pH। इट मींस pKa में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तब जाके ये बराबर हो रहा है pH के। तो आप लोग के पास pH क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, KSP इज ग्रेटर देन K आयनिक। तो ये MCQs तो अभी मैं पढ़ा के आ चुका हूं कि KSP इज ग्रेटर देन K आयनिक। तो सोल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड एंड नो PPT इज फॉर्म। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर फॉर गिवन रिएक्शन? तो अगर मैं ऑर्डर को देखूं तो ऑर्डर इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन अ रेट लॉ। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं इनको एक्सपोनेंट को ऐड कर लेना है। सो 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 दिस विल बिकम इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू 3। तो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। ओके, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट, आप लोग को एक ग्राफ गिवन है, आप लोग को एक ग्राफ जो है वो गिवन है और आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि ये जो ग्राफ है दिस गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी ये ग्राफ आप लोग के पास क्या है? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये गिवन ग्राफ आप लोग के पास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गिवन ग्राफ आप लोग के पास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गिवन ग्राफ आप लोग के पास रिप्रेजेंट कर रहा है किस ऑर्डर रिएक्शन को? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ टाइम गुजरने के साथ साथ रेट या स्पीड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इट मींस रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस कि अगर मैं कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज करूं, 3 टाइम इंक्रीज करूं, 4 टाइम, 5 टाइम, जितने टाइम इंक्रीज करूं आप लोग के पास इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। किस पे? रेट पे कोई भी इफेक्ट आप लोग के पास नहीं आएगा। सो इट मींस दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके जी, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। थर्मोकेमिस्ट्री से है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव मीन सिस्टम पे वर्क हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन नेगेटिव मीन सिस्टम क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा है।
and heat is given to a system, तो heat is equal to negative means heat releases from a system, heat is equal to positive means heat given to a system. तो कंडीशन क्या गिवन है कि सिस्टम क्या कर रहा है, दैट इज वर्क कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, दैट इज वर्क कर रहा है, एंड सिस्टम से हीट, सिस्टम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, तो हीट पॉजिटिव होगी और वर्क क्या होगा, नेगेटिव. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू, हीट एब्जॉर्ब हो रही है पॉजिटिव, वर्क हो रहा है दैट इज अ नेगेटिव. तो बीटा ऑप्शन इज अ करेक्ट. Which one of the following equation shows the same twice enthalpy change of neutralization? तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या कि जब एक स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस आप लोग के पास रिएक्शन करते हैं तो आप लोग के पास क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर बनता है. इस वक्त आप लोग के पास जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन होती है वो 57.4 के अराउंड होती है. सो दैट इज इतनी रिलीज होती है, -57.4 के अराउंड जो है वो रिलीज होती है. अब आप लोगों से पूछा गया है कि किस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ट्वाइस होगी. तो यार अगर मैं इस रिएक्शन को मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो देखूं, सो इसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोल. इसमें OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोल. तो 1 मोल H पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी होगी. अगर तो आप लोग के पास मेरे प्यारे से डॉक्टरानो, अगर तो आप लोग के पास क्या है कि अगर मैं 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव कर लूं एंड 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव कर लूं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसकी क्या होगी, डबल हो जाएगी. तो 2 मल्टीप्लाई बाय -57.4. कहने का मतलब क्या कि 1 मोल के लिए तो इतना है, तो किसके लिए ट्वाइस होगा, जो आप लोग के पास प्रोड्यूस करेगा 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव एंड 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव. तो यहाँ पे आप लोग के पास 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव एंड यहाँ पे आप लोग के पास 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव. सो इसके लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, दैट विल बिकम इक्वल टू ट्वाइस. 88 यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज. तो रेट कांस्टेंट के लिए आप लोगों ने ट्रिक को याद रखना है कि दैट इज इक्वल टू मोल पर dm क्यूब की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स. अब डॉक्टरानो ये जो n यहाँ पे है ना, दिस n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो प्लीज़ इसके लिए पहले आप लोग ऑर्डर निकाल लें. तो ये तो हम अभी कैलकुलेट करके आ भी चुके हैं कि जो गिवन रिएक्शन है इसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म. सो 9 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3. तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है. सो आप लोग के पास यहाँ पे मोल पर dm क्यूब की पावर 1 - 3 इंटू सेकेंड इनवर्स. सो दिस विल बिकम आप लोग के पास दैट इज अ मोल पर dm क्यूब की पावर 1 - ये -2 आ जाएगा इंटू सेकेंड इनवर्स. तो -2 अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दैट इज ओपन करूँगा, -2 अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो आप लोग के पास मोल की पावर -2, dm की पावर -3 इंटू -3 से क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा इंटू सेकेंड इनवर्स जो है वो आ जाएगा. सो कोई ऐसा ऑप्शन देखें, मोल इनवर्स dm की पावर 6 इंटू सेकेंड इनवर्स, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट. अच्छा, A rate of a reaction is independent on half life. तो हाफ लाइफ का जो रेट होता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है वो हाफ लाइफ पे डिपेंड नहीं करता. तो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा. सो प्लीज़ इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है कि दिस विल बिकम इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. 0 ऑर्डर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन का. सेकंड और थर्ड के साथ इनवर्स होता है. फर्स्ट ऑर्डर पे ये डिपेंड ही बिल्कुल नहीं करता. सो प्लीज़ फर्स्ट ऑर्डर पे रेट ऑफ अ रिएक्शन, इनके अपने फार्मूले होते हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर लूँगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने याद रखना है कि थर्ड और सेकंड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, 0 के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है. यानी टी हाफ आप लोग के पास बराबर होता है that is of any order reaction that is equal to 1 divided by a की पावर n - 1 initial concentration. a means initial concentration. तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पे 1 पुट कर लूंगा. सो 1 डिवाइडेड बाई a 1 - 1, सो दैट विल बिकम a की पावर 0. तो a की पावर 0 से 1 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 से क्या आ जाएगा, 1. 0 ऑर्डर के लिए अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, सो 1 डिवाइडेड बाई a 0 - 1, तो 1 डिवाइडेड बाई a की पावर -1, तो a की पावर -1 को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो प्लस आ जाएगा. सो टी हाफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 0 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके डॉक्टर, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज मोल पर dm क्यूब
mole inverse dm cube into second inverse for reaction. The reaction is तो अभी मैंने आपको बताया कि K की यूनिट आप लोग के पास क्या होगी, K दैट इज इक्वल टू व्हाट, मोल पर dm क्यूब की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो अगर मैंने चेक करना है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है, तो फर्स्ट के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर लें, तो 1 माइनस 1 से 0 आ जाएगा, तो फिर तो वो समथिंग की पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड इनवर्स दैट इज सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो ये नहीं है। थर्ड ऑर्डर के लिए अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो वो 1 माइनस 3, तो -2 आ जाएगा, मोल की पावर क्या आ जाएगी -2। जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं देखूँ तो n की जगह क्या पुट कर लूँगा, 0 पुट कर लूँगा। सो मोल पर dm क्यूब की पावर 1 माइनस 0 से क्या आ जाएगा, 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। सो दिस विल बिकम आप लोग के पास क्या आ जाएगा, मोल पर dm क्यूब इंटू सेकेंड इनवर्स। सो दिस विल बिकम इक्वल टू मोल dm क्यूब मोल इनवर्स। अच्छा ये भी नहीं आ रहा, सेकेंड ऑर्डर के लिए आप लोग देखें। सो सेकेंड ऑर्डर के लिए आप लोग के पास मोल पर dm क्यूब की पावर 1 माइनस 2 से क्या आ जाएगा, -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। सो यहाँ पे आप लोग के पास -1 पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई +3 आ जाएगा इंटू सेकेंड इनवर्स। नो मोल इनवर्स dm क्यूब इंटू आप लोग के पास सेकेंड इनवर्स दैट इज फॉर व्हाट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आई विल सजेस्ट कि इनको आप लोग रट लें कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स है, जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर dm क्यूब सेकंड इनवर्स है, थर्ड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स dm की पावर +6 सेकंड इनवर्स है, और सेकंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स dm क्यूब सेकंड इनवर्स है। तो फिर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत की नहीं होगी, टाइम जो है वो सेव होगा। A system which can neither exchange energy nor matter is called what, isolated system। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी भी एक्सचेंज होती है और मैटर भी एक्सचेंज होता है, सच टाइप ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड व्हाट, आइसोलेटेड ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम जिसमें आप लोग के पास एनर्जी का होता है दैट इज अ प्लस माइनस, लेकिन मैटर आप लोग के पास क्या होता है दैट इज अ जीरो, दैट इज अ क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम आप लोग के पास जिनमें आप लोग के पास एनर्जी क्या होती है, ठीक लिखा था, एनर्जी क्या होती है, एक्सचेंज होती है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन मैटर क्या होता है दैट इज जीरो। ओपन सिस्टम में एनर्जी क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ वर्क या हीट चेंज होगी। क्लोज ओपन सिस्टम में मैटर भी क्या होगा आप लोग के पास दैट इज चेंज होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या होगी, जीरो, एंड एक्सचेंज ऑफ मैटर भी क्या होगा, जीरो होगा। इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन व्हाट, टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आप लोग के पास डिपेंड करेगी किस चीज़ के, टेम्परेचर के। सो आप लोग के पास बराबर होता है डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस आप लोग के पास P डेल्टा V। अगर प्रेशर को मैं, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, अगर प्रेशर को मैं ज़्यादा करूँगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो एज अ होल रिजल्ट सेम आएगा। प्रेशर को मैं कम करूँगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो आप लोग के पास एज अ होल रिजल्ट आएगा। सो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम, एंड दैट एनर्जी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग व्हाट, टेम्परेचर। तो प्लीज़ इसको याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिबल। तो फिजिबिलिटी के लिए आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जो है वो याद रखना है, जिसके लिए मैंने ट्रिक ऑलरेडी बताई हुई है कि कैसे हमने क्या करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखना है कि लिटिल किड्स कैन नॉट मैनेज ऑल जेब्रा क्रॉसिंग, फिल्म कुड नॉट बी सीन पब्लिकली, क्यूट कोरोना इन फुल एक्शन, हैप्पी बर्थडे कोरोना एंड फैमिली। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो जिंक क्या होता है ऊपर और कॉपर क्या होता है नीचे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आते हुए ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस, मींस रिडक्शन पोटेंशियल आप लोग के पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर आप लोग के पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। खुद को रिड्यूस करने की पावर आप लोग के पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो जो नीचे होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो ऊपर होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो अगर आप जिंक को देखें तो जिंक +2 में जा रहा है, ये ऊपर है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कॉपर नीचे है तो ये +2 से जा रहा है 0 में तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बाकी किसी ऑप्शन में भी जिंक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ भी गेन कर रहा है, यहाँ पे कॉपर जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कॉपर भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिंक कॉपर की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, हाइड्रोजन की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर है जी।
94. Which one of the following is stronger oxidizing agent? तो फ्लोरीन is stronger oxidizing agent. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप लोगों ने देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अब ये चूंकि सारे के सारे नॉन पोलर हैं तो इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप लोग देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप लोग मेरे प्यारे से डॉक्टरानो देखें, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे क्या आता है, लिटिल किड्स कैन नॉट मैनेज अलजेब्रा क्रॉसिंग, फिल्म कुड नॉट बी सीन पब्लिकली, क्यूट कोरोना इन फुल एक्शन, हैप्पी बर्थडे कोरोना एंड फैमिली, फैमिली हैप्पी बर्थडे कोरोना एंड फैमिली। तो सबसे नीचे कौन आता है, फ्लोरीन। तो रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन की क्या होगी, सबसे ज्यादा, मीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ये इलेक्ट्रो से है, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कौन सा रिएक्शन आप लोग के पास फिजिबल नहीं होगा? तो अभी मैंने आपको कहा कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे हाइड्रोजन से क्या कर सकता है, एसिड को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन नीचे वाला एलिमेंट हाइड्रोजन से मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहां पे आप लोग के पास बीटा ऑप्शन, बीटा इज नॉट फिजिबल। ऊपर वाला एलिमेंट हाइड्रोजन से मेटल को रिप्लेस कर सकता है, ये 0 है, ये +2 है। हाँ, ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 0 है, ये +2 है। नहीं यार, कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा एज सच, जिंक की तरह। सो दैट्स वाई ऊपर वाला एलिमेंट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, नीचे वाला एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट को याद रखना है। एल्यूमिनियम +3 कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम में, एंड क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव में। देन E0 ऑफ अ सेल, तो E0 ऑफ अ सेल आप लोग के पास बराबर होता है E राइट माइनस आप लोग के पास E लेफ्ट, या इसको दूसरे अल्फाज में हम किस चीज का नाम देते हैं, E कैथोड। राइट साइड पे क्या होता है, कैथोड, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। E कैथोड माइनस आप लोग के पास क्या आता है, दैट इज E एनोड आता है। तो अगर मैं खगो डॉक्टरानो, यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने देखनी है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड। अगर आप लोग बुक वाला तरीका अप्लाई करते हैं, ऑक्सीडेशन प्लस E आप लोग के पास रिडक्शन, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को चेंज करना होगा। लेकिन यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। एक है एल्यूमिनियम और एक है क्लोरीन, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्लोरीन कैथोड का काम करेगा, तो 1.36 माइनस इनटू आप लोग के पास माइनस एल्यूमिनियम एनोड का काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 1.36 माइनस इनटू माइनस से प्लस 1.66, तो 6 इंटू 6 से क्या आ जाएगा आप लोग के पास, 6 इंटू 6 से आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू 12। 3 इंटू 9 से क्या आ जाएगा, 6 से 9, 9 प्लस 1 से क्या आ जाएगा, 10। 1 इंटू 1 से क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे कैरी, तो 3.02। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग के पास अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस। तो आप लोग प्लीज देखिए, ब्रोमीन फ्री स्टेट में है तो 0, यहाँ पे ब्रोमीन -1 में आ रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन, तो ब्रोमीन की रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे -6 एज अ होल -1 चार्ज है, तो ब्रोमीन क्या आ जाएगा, +5। तो एक ब्रोमीन आप लोग के पास जा रहा है -1 में, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन, और ब्रोमीन जा रहा है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ब्रोमीन एट अ टाइम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। सो ब्रोमीन इज रिड्यूस एज वेल एज ऑक्सीडाइज, डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में आप लोग के पास मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का फार्मूला होता है टोटल एटम्स माइनस आप लोग के पास 1। ऐसे नहीं करना कि आप लोग एटम के स्ट्रक्चर को ड्रा करने लग जाएं और उसमें ये कैलकुलेट करने लग जाएं कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। नहीं यार, टोटल एटम -1, लेकिन ये किसके लिए होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ये किस चीज में होगा, दैट इज एसाइक्लिक में। ये किस में होगा, एसाइक्लिक में होगा, साइक्लिक में नहीं होगा। सो टोटल एटम कितने, 18 - 1, सो दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, 17। तो 17 है, बिल्कुल जी। अगर आप लोग के पास साइक्लिक हुआ तो फार्मूला क्या होगा, टोटल एटम माइनस आप लोग के पास 1 प्लस आप लोग के पास क्या आ जाएगा, साइकिल। तो प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखना है कि अगर मैं बेंजीन में आप लोग के पास C6H6, तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड करना चाहूं
तो टोटल एटम कितने हैं 6 12, टोटल एटम 12 -1 प्लस साइकिल, बेंजीन में कितने साइकिल है 1, तो +1 -1 ये कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट विल बिकम इक्वल टू 12। तो बेंजीन में आप लोग के पास 12 सिग्मा बॉन्ड है, 6 कार्बन और कार्बन के दरमियान, 6 आप लोग के पास किस चीज़ के दरमियान, दैट इज़ हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। सो प्लीज़ इन पॉइंट्स को याद रखना है। एंगल इन PCl5, तो PCl5 के अगर स्ट्रक्चर को मैं ड्रा करता हूं, सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट के PCl5 में वी हैव 2 टाइप ऑफ क्लोरीन, एक जिसको मैं रेड पेन से शो कर रहा हूं, दिस आर कॉल्ड एक्सियल क्लोरीन, एक्सियल। तो इन एक्सियल में आप लोग अगर देखें तो एक्सियल में वी हैव एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो एक तो ऑप्शन आ गया है 180 डिग्री। अगर तो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों मैं PCl3 को देखूं, सो PCl3 इज ट्राइगोनल प्लेनर, PCl3 इज ट्राइगोनल प्लेनर, तो PCl3 आप लोग के पास ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसमें एंगल कितना होता है 120 डिग्री का। अब बोथ एंड भी नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है। एक्सियल और इक्वेटोरियल, दिस क्लोरीन आर कॉल्ड इक्वेटोरियल क्लोरीन, इन क्लोरीन को हम नाम देते हैं इक्वेटोरियल क्लोरीन का जो है वो नाम देते हैं। सो इक्वेटोरियल क्लोरीन आप लोग के पास क्या आता है, दैट इज प्लीज डॉक्टरानो, इक्वेटोरियल क्लोरीन आप लोग के पास 90 डिग्री का, एक्सियल और इक्वेटोरियल में 90 डिग्री का, एक्सियल में कितना आता है 180 डिग्री का, इक्वेटोरियल में कितना आता है 120 डिग्री का, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। Strength of bond formed by SS and PP and SP overlapping in the order of, तो सबसे याद रख ले कि SS overlapping is stronger than SP overlapping and SP overlapping is stronger than PP overlapping। तो कौन सा ऑप्शन SS overlapping is greater than SP overlapping SP, जिसमें S करेक्टर ज़्यादा, जिसमें जो बॉन्ड S से बनेगा, S चूंकि न्यूक्लियस के करीब होता है, तो जो बॉन्ड S से बनेगा ये बॉन्ड आप लोग के पास स्ट्रांग होगा कंपेयर टू दैट ऑफ SP, एंड SP वाला स्ट्रांग होगा कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट PP। ओके, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, इंपॉर्टेंट MCQs है, तो SS ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। S जहां भी S आएगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। PP से भी सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। PP में हमारे पास देखिए 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY एंड आप लोग के पास PZ। तो अगर एक का PX दूसरे के PX के करीब आता है, PY अगर PY के, तो PY एंड PZ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो आप लोग के पास कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, इट विल फॉर्म, ये आप लोग के पास बनाएंगे पाई बॉन्ड। लेकिन ये जो X है XPX, ये लीनियर ओवरलैपिंग कर रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, सो PP से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा PX से, तो ऑल ऑफ देम कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। S हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, PP में अगर PX और PX है तो ये आप लोग के पास क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। Which one of the following is correct order of strength of which one of the following is correct order of strength? तो याद रख ले कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जिसमें S करेक्टर ज्यादा होगी उसका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा, तो Sp में S करेक्टर 50% है, इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा Sp2 एंड Sp2 में। Sp2 और Sp2 ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग होगा Sp3 और Sp3 ओवरलैपिंग में, बिकॉज इसमें S करेक्टर जो है वो आप लोग के पास 50% है, S करेक्टर 33.33% है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो दैट इज़ 25% आप लोग के पास S करेक्टर है। सो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि SP ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांगर होगा Sp2 ओवरलैपिंग से, तो मेरे पास अल्फा ऑप्शन क्या आ जाएगा। प्लीज़ डॉक्टरानो, स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S करेक्टर। तो खगो डॉक्टरानो, जिनमें आप लोग के पास S करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिनमें S करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो बॉन्ड आप लोग के पास क्या होगा, स्ट्रांग। जिसमें S करेक्टर कम होगा वो बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को याद रखना है। ओके, 103 करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखें। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मैं अगर देखूं तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, क्लोरीन और फ्लोरीन में अगर मैं देखूं तो क्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, और फिर किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। सर सबसे ज़्यादा तो किसकी होनी चाहिए थी, दैट इज़ फ्लोरीन की।
नहीं होती, बिकॉज यार फ्लोरीन का जो साइज होता है ना, साइज, वो साइज क्या होता है, दैट इज़ बड़ा ही ज़्यादा स्मॉल साइज का होता है। तो स्मॉल साइज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट कर भी ले तो वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। लेकिन अगर क्लोरीन को आप लोग देखें तो वो आप लोग के पास क्या होता है, जो साइज़ आप लोग के पास होता है वो थोड़ा क्या होता है, बिग साइज़ का होता है फ्लोरीन के मुकाबले में। तो जब साइज़ आप लोग के पास बिगर होगा, लार्जर होगा, तो आप लोग के पास मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों क्या होगा, आप लोग के पास होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिपल्शन बहुत कम होगी, या ये अच्छे तरीके से क्या करेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपका मेन क्राइटेरिया क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉप टू बॉटम आते हुए आपका मेन क्राइटेरिया क्या होगा, दैट इज एटॉमिक का साइज होगा। सो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि ऑक्सीजन की कम होगी फ्लोरीन से, फ्लोरीन की कम होगी क्लोरीन से। चार्ली ऑप्शन इज अ करेक्ट। All of the following periodic properties increases along the period except ionization energy increases, electron affinity increases, electronegativity increases, nuclear charge increases, shielding effect remain constant। लेकिन टॉप लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज आप लोग के पास क्या होता है, डिक्रीज। आप लोग उसे लिखा गया इंक्रीजेस, एक्सेप्ट कौन सा आप लोग के पास नहीं इंक्रीज होता, सो दैट इज अ एक्सेप्ट एटॉमिक साइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉलेबल। तो मेरे प्यारे से डॉक्टरानो, सॉलेबिलिटी के लिए केटाइन और एनाइन के साइज में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अगर तो केटाइन और एनाइन के साइज में डिफरेंस ज़्यादा है तो सॉलेबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, ज़्यादा। अगर केटाइन यानी ये आप लोग के पास क्या है, दिस इज मोर सॉलेबल, मोर सॉलेबल। अगर केटाइन और एनाइन के साइज में डिफरेंस कम आ रहा है तो ये आप लोग के पास खूबसूरत से डॉक्टरानों क्या होगा, लेस सॉलेबल होगा। तो प्लीज़ अगर मैं बेरिलियम को देखूं, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्शियम, यहाँ पे सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट आयन, यहाँ पे सल्फेट और यहाँ पे सल्फेट। तो मेरे डॉक्टरानों सल्फेट तो ऑलरेडी बहुत ही लार्जर साइज का है और सारे केसेस में सल्फेट का साइज जो है वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन बेरिलियम स्मॉलर साइज का है, मैग्नीशियम थोड़ा लार्जर साइज का है, कैल्शियम और भी लार्जर साइज का, स्ट्रॉन्शियम और भी लार्जर साइज का। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस साइज का कहाँ पे आ रहा है, दैट इज बेरिलियम सल्फेट में। तो आप लोग के पास अल्फा इज मोर सॉलेबल। लीस्ट सॉलेबल कौन सा होगा, स्ट्रॉन्शियम। अगर ऐसा पूछा जाए कि किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉलेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। 106. Which one of the following factor affect the stability of complex? Nature of central atom। बिल्कुल जी, nature of central atom भी डिपेंड करता है। nature of ligand, इस पर भी आप लोग के पास stability of a complex डिपेंड करती है। monodentate ligand, bidentate ligand, अगर central atom के साथ bidentate ligand अटैच है तो वो कीलेट की फॉर्मेशन करेगा, तो वो आप लोग के पास मोर स्टेबल होगा। कीलेट इफेक्ट, बिल्कुल जी, ऑल ऑफ देम इफेक्ट स्टेबिलिटी। The correct name of the given complex formula, तो गिवन कम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या जो है उसका नेम क्या होगा। तो प्लीज़ यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो दैट इज दो लीगेंड है, एक है एक्वा और एक है अमाइंस। तो एक्वा में ए पहले आता है, एमाइंस में भी ए पहले आता है, फिर एमाइंस में एम पहले आता है, एक्वा में क्यू पहले आता है। तो ए बी सी डी में एम पहले है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा, 3 एक्वा है, सो दिस विल बिकम ट्राई एक्वा। ट्राई एक्वा आप लोग के पास, ट्राई एक्वा नहीं, ट्राई अमाइन आप लोग के पास, ट्राई अमाइन आप लोग के पास, ट्राई एक्वा, ट्राई अमाइन या ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा। अगर आप लोग देखें तो ये -3 और यहाँ पे +3, ये न्यूट्रल लिगेंड, ये न्यूट्रल लिगेंड। सो आप लोग के पास क्रोमियम +3 आ जाएगा, और साथ साथ आप लोगों ने क्या लिख लेना है, क्लोराइड। तो प्लीज़ कौन सा क्रोमियम +3 क्लोराइड, चार्ली ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है। फॉर ज्योमेट्री एंड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच करेक्टली। तो sp3d2 या d2sp3 ये ऑक्टाहीड्रल होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं होती। dsp2 बिल्कुल ये आप लोग के पास स्क्वायर प्लेनर होती है। sp3 अगर हो ये कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 4 मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच हो। तो ज्योमेट्री आप लोग के पास क्या होगी, दिस विल बिकम टेट्राहीड्रल। ज्योमेट्री आप लोग के पास टेट्राहीड्रल होगी। लेकिन अगर आप लोग के पास dsp2 हो तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो ये आप लोग के पास स्क्वायर प्लेनर। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो किस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो मैंगनीज अगर आप लोग देखें, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 25। सो यहाँ पे आर्गन आप लोग के पास क्या आ जाता है, 3d5 और 4s2 आ जाता है। मैंगनीज +2 का मतलब क्या कि 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो d में 5 इलेक्ट्रॉन। आयरन क्या होता है, 3d6 होता है, 3d6 एंड 4s2। तो आयरन +3 की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग के पास 3d5 आ जाएगा एंड 4s0। तो आयरन +3 एंड मैंगनीज +2 हैव 5d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Which one of the following ion readily donate electron? तो iron +2, because iron +2 is unstable, it will oxidize to iron +3। आयरन +3 में ये ऑक्सीडाइज होगा बाय लॉसिंग एन इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आयरन +3 इज फेरस, आयरन +3 इज फेरिक, तो फेरस इज लेस स्टेबल एंड फेरिक इज मोर स्टेबल। Which one of the following order regarding relative stability of free radical is correct? तो फ्री रेडिकल में एक आप लोग के पास टर्शरी फ्री रेडिकल है, टर्शरी फ्री रेडिकल है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो टर्शरी फ्री रेडिकल आप लोग के पास मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल से, सेकेंडरी फ्री रेडिकल आप लोग के पास मोर स्टेबल होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल से, एंड प्राइमरी फ्री रेडिकल आप लोग के पास मोर स्टेबल होता है मिथाइल फ्री रेडिकल से। तो प्लीज टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन, अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्शरी। तो इसको आपका ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, टेंशन जो है वो नहीं लेनी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आयोपेक नेम ऑफ न्यू पेंटेन। तो अगर मैं देखूं तो न्यू पेंटेन 5 कार्बन है, न्यू पेंटेन। तो अब आप लोगों से इसका आयोपेक नेम पूछा गया है, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3। तो 2 पोजीशन पे आप लोग के पास 2 मिथाइल हैं, तो 2 व 2 आप लोग के पास डाई मिथाइल, 2 व 2 आप लोग के पास डाई मिथाइल, 3 कार्बन है सो प्रोपेन, 2 व 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 व 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 व 2 डाई मिथाइल आप लोग के पास प्रोपेन, ये ब्यूटेन है। अच्छा, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। आयोपेक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज, तो अगर मैं इसको देखूं सो दैट इज मेरे प्यारे से डॉक्टरानो टर्शरी अल्काइल हेलाइड। तो टर्शरी अल्काइल हेलाइड में 1 2 और यहाँ पे 3 आ गया, तो 2 पोजीशन पे क्लोरो है सो दैट इज कॉल्ड 2 क्लोरो, 2 पोजीशन पे आप लोग के पास मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो आप लोग के पास क्या है, दैट इज 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 3, सो दैट इज कॉल्ड प्रोपेन। तो प्लीज इस ऑप्शन को आप लोग देखिए कि आप लोग के पास है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, बी चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। The given compound shows geometrical isomerism। तो geometrical isomerism आप लोग के पास C2A2B2, C2 मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अगर सेम ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन ये सेम ग्रुप अपोजिट कार्बन पे होने चाहिए, तो दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। C2 आप लोग के पास A2 और BC, दे आल्सो शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। C2 यहाँ पे आप लोग के पास AB2C, दे आल्सो शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। C2 यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज AB और यहाँ पे C2, दैट इज अगेन ये C2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये C2 आप लोग के पास 2 डिफरेंट ग्रुप, ये 2 सेम ग्रुप, यानी यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे आप लोग के पास यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ फ्लोरीन है, और यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज यहाँ पे आप लोग के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो 2 सेम ग्रुप है। C2 यहाँ पे आप लोग के पास C2AB आप लोग के पास ये 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, और यहाँ पे C2 सेम ग्रुप, तो इट विल आल्सो शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट C2 आप लोग के पास ABCD, ये भी क्या शो करेगा, इट विल ऑलवेज आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? फेडरल की बुक में इसको हम E and Z का नाम दिया है, तो दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट रैपिडली रिएक्ट विद फॉर SN1 रिएक्शन?
तो SN1 रिएक्शन में डॉक्टरानो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो टर्शरी इज ग्रेटर देन टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन प्राइमरी। अब क्यों ऐसा होता है? चूंकि बिकॉज इसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, तो कार्बोकेटाइन में टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो अगर मैं इस कंपाउंड में से किसी भी एक कंपाउंड को ले लूं, सो आप लोग के पास टर्शरी को तलाश करना है। आप लोगों ने किसको तलाश करना है? टर्शरी को। तो अगर मैं इस अभी वाले को, इससे पहले भी हम ये ड्रा करके आ चुके हैं कि 2 क्लोरो आप लोग के पास 2 मीथाइल, 2 क्लोरो आप लोग के पास ये लॉन्ग चेन हो गई है, तो 2 क्लोरो, तो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन है 2 मीथाइल, वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है? 3 के साथ, सो दैट इज कॉल्ड टर्शरी। तो ये आप लोग के पास शो करेगा SN1 mechanism. Stronger meta directing, तो electron withdrawing group are meta directing, electron donating group are what go doctor know that is ortho and para directing. So strong आप लोग के पास कौन सा है? नाइट्रो ग्रुप। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकेंडरी अल्कोहल, चाहे कोई भी अल्कोहल है, चाहे कोई भी अल्कोहल है, इन सब अल्कोहल में आप लोग के पास क्या होगी? दैट इज हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। Which one of the following is more reactive toward nucleophilic addition reaction? तो आप लोग के पास formaldehyde, reactivity of aldehyde and ketone depend upon what? एक आप लोग के पास स्टीरिक हेंड्रेंस, एक ये डिपेंड करता है स्टीरिक हेंड्रेंस पे। तो अगर यहाँ पे बड़े बड़े R ग्रुप मौजूद हैं, बड़े बड़े R ग्रुप मौजूद है, तो न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन तक अप्रोच करना क्या होगा? दैट इज मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा खगो डॉक्टरानो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस पे। और दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मींस जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैक करेगा तो आप लोग के पास यहाँ पे क्या बनेगा? दैट इज अल्का ऑक्साइड आयन जो है वो बन जाएगा। तो प्लीज़ फॉर्मल्डिहाइड का जो अल्का ऑक्साइड आयन होता है ये मोर स्टेबल होता है एसिटल्डिहाइड से। द अल्का ऑक्साइड आयन ऑफ The alka oxide ion of formaldehyde is more stable than what? Acetaldehyde. That's why it is more reactive. Iodoform test is used to differentiate alcohol, aldehyde and ketones. अल्कोहल में सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, इथानोल देता है, मिथानोल नहीं देता। सो मिथानोल और इथानोल को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होता है? दैट इज में आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। एल्डिहाइड और में एसिटल्डिहाइड और बाकी मेंबर को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। और नेक्स्ट आप लोग के पास कीटोन में मिथाइलेटेड कीटोन, तो ये अगर आप लोग देखिए दैट इज प्रोपेनल्डिहाइड और ये क्या है? मिथाइलेटेड कीटोन। मिथाइलेटेड कीटोन शो करता है, मिथाइलेटेड कीटोन शो करता है, एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड शो करता है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो ये प्रोपेनल्डिहाइड है तो ये शो नहीं करेगा। सो अ टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो यहाँ पे आप लोग के पास वो तो अलग है, टोलन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट वो अलग है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन। तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या होगा? दैट इज ये देगा और ये जो है वो आप लोग के पास नहीं देगा। सो प्लीज इन पॉइंट्स को जो है वो आप लोगों ने याद रखना है कि एन अल्कलाइन आयोडाइन आयोडोफॉर्म कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। तो कौन से, अच्छा कौन से मेंबर का, सॉरी यहाँ पे ये वाला नहीं, कौन से मेंबर को डिफरेंशिएट करने के लिए होगा? सो दैट इज आप लोग के पास दिस इज मिथाइल अल्कोहल तो शो करता है और ये सेकेंडरी अल्कोहल ये भी शो करेगा, तो इनके दरमियान डिफरेंशिएशन नहीं, तो यही ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रेपिडली अटैक रेडिली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल? तो एसाइल हैलाइड। डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑर्डर है प्लीज इनको आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो मोल रिएक्टिव है वो आप लोग के पास एसाइल हैलाइड है, फिर आप लोग के पास क्या है? एनहाइड्राइड है, फिर आप लोग के पास क्या है? दैट इज एस्टर है, फिर आप लोग के पास क्या है? दैट इज अमाइड है, और फिर आप लोग के पास क्या है? दैट इज अल्काइल नाइट्रिल है।
अल्काइल नाइट्रिल है। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव। तो डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लोगों ने इस ऑर्डर को याद रखना है कि एसाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन वाटर, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर, एस्टर इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट आप लोग के पास एस्टर इज मोर रिएक्टिव देन अमाइड, एंड अमाइड इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल नाइट्रिल। उम्मीद है डॉक्टरानो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली होगी। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट डिस्कशन के तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।